गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गायत्री शिक्षा निकेतन की तरफ से फिजिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने कल जो पढ़ा वो फोर्स पढ़ा, कूलाम के नियम पर आधारित बल के ऊपर भी अपने 3 टॉपिक हैं। एक तो है अपना कूलाम का नियम, सेकंड टॉपिक था अपना कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और थर्ड टॉपिक था अपना बल के ऊपर ही बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब इन्हीं टॉपिकों के आधार पर अपनी बुक में कई सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अपन उसमें से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। अपनी ही बुक के न्यूमेरिकल हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपसे जो न्यूमेरिकल हो जाते हैं अच्छी बात है, जो न्यूमेरिकल नहीं होते हैं एक बार उसको कमेंट में ज़रूर बता दें। ठीक है, कमेंट में आपको व्हाट्सएप पे आपको मेरे को कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। अगेन एक बार क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। निर्वात में रखे कोई 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य जो बल लगने वाला बल है वो कितना है? 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो अपन को जो दोबारा बल लगेगा उसका मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें जो वैल्यू दे रखी हैं वो वैल्यू लिखनी है अपन को। कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है? एक तो दे रखी है निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल। कल जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब निर्वात की बात आती है उस टाइम बल को किससे? F0 से व्यक्त करते हैं, और जब माध्यम की बात आती है तो उसमें अपन किससे? F से व्यक्त करते हैं। तो अपन को एक दे रखा है क्या? F0। F0 बराबर कितना दे दिया उसने? 18 न्यूटन। दूसरा अपना दे रखा है क्या? मोटाई। जो अपनी पट्टिका है उसकी मोटाई को अपन D से व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो दे रखी है कितनी? 1 mm। ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। जब भी कभी न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में जो भी डिजिट लेते हैं वो कौन सी MKS पद्धति में लेते हैं। मैंने आपको एक दिन की क्लास में बताया था। यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है मिलीमीटर, और मिली में जो होते हैं वो कितने? 10⁻³ तो अपन इसको बोलेंगे 10⁻³ मीटर। और इसके अलावा अपने क्या दे रखा है? परावैद्युतांक। कल जो लास्ट क्लास थी अपनी उसमें अपन ने परावैद्युतांक लिखा था, और परावैद्युतांक को अपन व्यक्त किससे किया था? एप्सिलॉन r से, जो कितना दे रखा है? 6। मैं आपको एक बार और ध्यान दिला दूं, कल जो अपन ने परावैद्युतांक लिखा था एप्सिलॉन r का फॉर्मूला लिखा था ε/ε0, और एक और लिखा था अपन ने लिखा था निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात। इस फॉर्मूले से अपन ने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब अपन इस चीज़ के ऊपर आधारित ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल में दे के रखा है, उसके हिसाब से अपन क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। और यहाँ पर मैं बात कर दूँ परावैद्युतांक का मात्रक या परावैद्युतांक की विमा क्या होगी,
क्योंकि ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, दोनों ही विद्युतशीलताओं का अनुपात जो होगा इसके मात्रक से इसका मात्रक कैंसिल हो जाएगा और ले दे के ये वाली जो राशि है वो कैसी बनेगी, विमाहीन या मात्रकहीन राशि बचेगी। ठीक है, अब अपन उनमें से कोई एक फॉर्मूला देखेंगे जिनकी सहायता से अपन ये ज्ञात कर सके। और अपन को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, माध्यम में लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो अपना एक फॉर्मूला है जो कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एफ बराबर एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ नॉट का मान दे रखा है हमारा कितना, 18। एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है क्या, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 न्यूटन। एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पे हमें डिप्थ भी दे रखी है, मोटाई भी दे रखी है, लेकिन उस मोटाई का न्यूमेरिकल करने में कहीं भी काम नहीं आ रहा है। मोटाई की अपन को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं, सीधा सीधा एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना और अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है। अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, एक बिंदु आवेश वैल्यू जिसकी है क्या, Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम बिंदु ए, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 मीटर और 1 मीटर। कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अपन निर्देशांक, निर्देश तंत्र में अपन को मान दे रखे हैं पर, तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 बराबर -5 माइक्रो कूलाम बिंदु बी -2 मीटर एंड 4 मीटर पर अवस्थित हैं। तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल अपन को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और समझने लायक भी है न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले अपन ये चीज़ देखते हैं हमको जो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ। जैसे कि कल अपन ये ऐसे वाले न्यूमेरिकल कर रहे थे, कल जब अपन ऐसे वाले न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उन न्यूमेरिकलों में अपन ने क्या किया था, कल अपन ने न्यूमेरिकल नहीं टॉपिक किया था, वो किया था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वही अपन ले रहे हैं। माना कोई निर्देश तंत्र है और निर्देश तंत्र में कोई 2 बिंदु हैं, एक का नाम अपना Q1 है, एक का नाम अपना Q2 है। तो अपन ने इस तरीके से कंडीशन लगा दी। स्थिति सदिश की अपन बात करेंगे तो स्थिति सदिश जहाँ जिसके सापेक्ष बात करी जाती है, तो फिलहाल जो यहाँ पर है वही मूल बिंदु के सापेक्ष बात करेंगे। तो मूल बिंदु से अपन दिशा लगा देंगे, एक को बोल देंगे R1 वेक्टर, एक को बोल देंगे अपन R2 वेक्टर, और साथ के साथ इसको अपन मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि अपना Q1 जो है वो कैसा है, धनात्मक है, 2 माइक्रो कूलाम का है, लेकिन Q2 जो है वो अपना कैसा है, ऋणात्मक है, -5 माइक्रो कूलाम का है। यहाँ बस ये धनात्मक ऋणात्मक का कॉन्सेप्ट समझने लायक है। कल अपन ने कहा था कि जब दोनों ही धनात्मक राशियाँ होती हैं तो ये वाले इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा। हम जानते हैं धनावेशों में जो बल लगता है वो कौन सा, प्रतिकर्षण का बल लगता है, और ऋणावेशों में, दोनों ऋणावेशों में जो बल लगता है वो भी कैसा, प्रतिकर्षण का। लेकिन जब एक धनावेश और एक ऋणावेश हो तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है। हमारी हेल्प की हुई है किसमें, क्वेश्चन में Q2 पर
Q1 द्वारा लगाया गया बल। ध्यान दीजिएगा, बल तो कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है किस पर? Q2 पर। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी? कल मैंने आपको 4 बलों की प्रकृतियों के बारे में लिखा है, धनात्मक 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 ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक। उन चारों में देखना कि जब धनावेश और ऋणावेश होते हैं तो जो दिशा जाती है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। हालांकि जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? अपना 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ स्थिति की बात कर रहा हूँ। आगे अपन देखते हैं जो अपन को दे रखा है। हमको कौन कौन दे रखा है? एक तो दे रखा है Q1 बराबर कितना दे रखा है? 2 माइक्रो कूलाम। इसको अपन लिख लेंगे 2 गुना 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो में अपने जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 की घात -6 होते हैं। एक अपना दे रखा है कौन? Q2 दे रखा है। Q2 बराबर अपना कितना? -5 माइक्रो कूलाम। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 गुना 10 की घात -6 कूलाम। अपना जो माइक्रोम होता है वो क्या होता है? 10 की घात -6 होता है। एक अपन को क्या दे रखा है? ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट की स्थिति दे रखे हैं अपन को, वो क्या है? एक तो 2 मीटर है और एक 1 मीटर है। इसी तरीके से बी पॉइंट की अपन को स्थिति दे रखी है और जो अपनी स्थिति दे रखी है वो क्या? -2 मीटर और 4 मीटर है। अपन जानते हैं निर्देशांक पद्धति में, निर्देशांक पद्धति ये वाला जो होता है धनात्मक, ये वाला जो होता है ये जैसे ये अपनी x एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस है, ये वाली अपनी -x एक्सिस होती है, ये वाली अपनी y एक्सिस होती है। अपन को तो क्या करना होता है वहाँ पे? पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y एक्सिस का। तो x प्लस का है तो ये प्लस, y प्लस का है तो ये प्लस। इधर x कौन से का है? माइनस का है और y कौन से का है? प्लस का। तो ये आएगा क्या? माइनस प्लस। इस वाले में बात करें तो x कौन से का है? माइनस का और y कौन से का है? माइनस का। तो दोनों कैसे आ गए? माइनस। इस वाले में बात करें तो x कौन से का है? प्लस का और y कौन से का है? माइनस का। अगर कोई बिंदु अपन को दिया गया हो तो उन्हीं चिन्हों के हिसाब से अपन क्या बना देंगे? स्थिति सदिश बना देंगे। यदि अपन को कोऑर्डिनेट्स निर्देश तंत्र दे रखा हो उसमें x एक्सिस के सापेक्ष जो अपन एकांक सदिश लेते हैं वो कौन सा? i कैप। y एक्सिस के सापेक्ष जो एकांक सदिश लेते हैं वो कौन सा? j कैप। -x एक्सिस के सापेक्ष जो एकांक सदिश लेते हैं वो कौन सा? -i कैप। और +x एक्सिस के साथ -y एक्सिस के सापेक्ष जो एकांक सदिश लेते हैं वो कौन सा? माइनस का j कैप यूज लिया जाता है। अब अपन इन एकांक सदिशों की सहायता से इन कोऑर्डिनेट्स में दी गई दूरी को किस में बदलेंगे? स्थिति सदिश में। और अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है स्थिति सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? r वेक्टर बराबर i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। यदि माइनस का दे रखा है तो माइनस के हिसाब से बात करेंगे, प्लस का दे रखा है तो अपन प्लस के हिसाब से बात करेंगे। तो फिलहाल अपन देख रहे हैं हमको जो फर्स्ट स्थिति सदिश है जिसको अपन ने नाम दे रखा है क्या? r1 वेक्टर। वो क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं? 2 और 1। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं? r1 वेक्टर बराबर 2, x कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो कितना? 2 और y कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो कितना? 1। और 1 के लिए अपन ओनली क्या लिख सकते हैं? 1 × j कैप, जो अपना क्या आएगा? j कैप आएगा। तो 2i कैप प्लस j कैप। सिमिलरली r2 वेक्टर जो दे रखा है वो कितना? x एक्सिस का अपन को दे रखा है क्या? -2। तो -2i कैप। और y एक्सिस का जो दे रखा है वो अपना कितना? +4j कैप। तो अपन को क्या क्या चीज़ पता है? Q1 पता है, Q2 पता है, R1 पता है और R2 पता है। वो भी किस में? वेक्टर में अपन को पता है। अब साथ के साथ हमको यहाँ पर क्या चीज़ ज्ञात करनी है? जैसे इसमें कूलाम का नियम ज्ञात करना है, कूलाम का नियम लगाना है। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? Q2 पर Q1 के कारण लगाया गया बल। तो इसको क्या लिखेंगे? F21। 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल। ये चीज़ विशेष ध्यान रखने लायक है कि जैसे वो लिखने का एक तरीका है, तो फिलहाल जो तरीका है वो कैसे? 1 के कारण 2 पर, या तो 2 1 पे लगाएगा या 1 2 पे लगाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है Q2 पर लगाया गया, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, तो क्या लिखेंगे? 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल। फॉर्मूला वही होगा अपना K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब जैसे कि अपन ये लिखते हैं, यहाँ हमें डायरेक्शन चाहिए होगी। डायरेक्शन अपन यहाँ पर देखें तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है, 2 से 1 की ओर। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, R1 2, जो हमारे चित्र में मैंने दिशा दिखाई है, आकर्षण की प्रकृति का बल लग रहा है दोनों बिंदु आवेशों के मध्य। इस कारण एक धनावेश इस ऋणावेश को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इस कारण इसमें जो आकर्षण प्रकृति का बल लगने के कारण दिशा कहाँ चलेगी, Q2 से Q1 की ओर। दिशा की बात हो रही है केवल ये, ठीक है, स्थिति की। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, R1 2। अब अपन को क्या निकालना है, R12 वेक्टर निकालना है। R12 वेक्टर क्या होता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अपना R1 वेक्टर का मान दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस j कैप, और इसमें से अपन को घटा देना है किसका, R2 वेक्टर का। तो ये अपना कितना है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का। तो अपना बचेगा क्या, 4i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, ये तो क्या हुआ, सदिश के रूप में अपन को प्राप्त हो गया। लेकिन हमको इसमें सदिश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सदिश का परिमाण चाहिए। तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, यदि अपना लिखा हुआ है ए वेक्टर बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई, तो उसका अपन परिमाण क्या लिखते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। यदि ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई, तो अपन ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यदि ये त्रिविमीय होता, के कैप ए जेड और होता, तो इसमें भी त्रिविमीय आ जाता, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। तो यदि मेरे को यहाँ R12 वेक्टर का मापांक चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना बनेगा, 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 9, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट अपन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब अपन ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। जब अपन सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आना है अपना रिजल्ट, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के। वैल्यू रख दो चाहे सारी की सारी। मैं यहाँ पे चित्र अब हटा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है अपनी। तो के का जो मान है वो कितना, 9 गुना 10 की घात 9। Q1 का जो मान है अपना कितना, 2 गुना 10 की घात माइनस 6। Q2 का जो मान है वो कितना, माइनस को मैं आगे ले रहा हूँ जो इसका 5 है, माइनस का 5 गुना 10 की घात माइनस 6 बटे R12 का परिमाण का स्क्वायर चाहिए। R12 का परिमाण निकाल चुके अपन, जो कितना रहा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो नीचे अपन लिख देंगे क्या, 25 इंटू, अभी अपनी दिशा और है, दिशा को अपन R12 कैप से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, R12 कैप, और R12 कैप क्या बनेगा, जैसे अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, सबसे पहले जब अपन ने सदिश परिभाषित किया था तो अपन ने क्या लिखा था, सदिश बटे, जैसे कोई अपन को सदिश परिभाषित करना है, एकांक सदिश, एकांक सदिश बराबर क्या है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यदि हमको चाहिए क्या, मैं साइड में लिखता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी अपन एकांक सदिश लेके आना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, R12 कैप है। तो सबसे पहले R1 वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन ने लिख दिया क्या, R12 वेक्टर अपॉन R12 का
परिमाण। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। F21 वेक्टर इज इक्वल टू -9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 25 इंटू R12 वेक्टर क्या है अपना, ये रहा अपना R12 वेक्टर 4i कैप -3j कैप। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4i कैप -3j कैप अपॉन, और R12 कितना है अपना, ये अभी अपन ने निकाला परिमाण के रूप में, जो कितना आ रहा है अपना 5 आ रहा है अपॉन 5। इस कंप्लीट राशि को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो अपना उत्तर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये राशि यहीं साथ के साथ चलेगी, इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा का ऐसा ही अपना चलेगा। ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा न्यूमेरिकल है, करने लायक न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस इसका अपन ना गुना भाग रहा है, वो गुना भाग आप कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये बल के ऊपर कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठाना। यही अपने बल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही अपने विद्युत क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार के अपने विभव के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तीनों ही क्वेश्चन लगभग जो होते हैं वो समान होते हैं, बस फॉर्मूला चेंज होता जाता है, उसी के हिसाब से अपन करते जाते हैं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा अपना। एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बल का ही। क्वेश्चन नंबर अपना है 9। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट है। 9e व 4e बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश स्मॉल q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। अच्छा न्यूमेरिकल है, दोबारा सुनिए। अपने दो आवेश दे रखे हैं, दो आवेशों के मान हैं 9e और 4e। इसका मतलब q1 बराबर माना कितना है 9e है, और q2 बराबर क्या है 4e है। तो इसके लिए अपन वही दो बिंदु आवेश बनाते हैं, चित्र बनाएंगे। माना एक आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, एक का मान है कितना 9e, एक का मान है कितना 4e। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी जो बोल रखी है उसने कितनी बोल रखी है r बोल रखी है अपनी 9e और 4e के बीच की दूरी। आगे वो क्या कह रहा है, एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। इन दोनों के बीच में एक कोई आवेश रखना है अपन को। वो आवेश इस तरीके से रखना है कि जो लगने वाला बल है वो कैसा रहे, संतुलन में रहे। माना सुविधा के अनुसार, कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी अपन मान सकते हैं। माना कोई आवेश जो Q है वो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है
Q। ठीक है, ये Q जो है माना 9e आवेश से कितनी दूरी पर, x दूरी पर रखा हुआ है। तो ये दूरी अपने आप ही डिसाइड हो गई, कितनी आ गई ये दूरी, ये टोटल r है, ये x है, तो अपना आप ये दूरी कितनी आ जाएगी, r माइनस x। कुल दूरी में से ये अपन ने दूरी घटा दी, ये क्या आ गई, इसकी टोटल दूरी आ गई। चूँकि जो 9e और 4e वाले आवेश थे वो दोनों के दोनों आवेश कैसे हैं, धनावेश। अब अपन ये कह रहे हैं कि इस जो Q आवेश है इस पर किसके कारण, 9e के कारण लगने वाला बल और किसके कारण, 4e के कारण लगने वाला बल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो कितनी दूरी पर होगा। कल मैंने जब आपको बताया था कि जब कोई दो धनावेश होते हैं, एक धनावेश यहाँ पे, एक धनावेश यहाँ पे, ये जैसे Q1 है, ये यहाँ पे Q2 है, तो यदि अपन कहें कि Q1 के कारण Q2 पर बल तो वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और अपन कहें Q2 के कारण Q1 पर बल वो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। अपन इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कहें 9e के कारण Q पर बल तो वो कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, और अपन कहें 4e के कारण Q पर बल तो वो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो बल हैं वो कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं। वो दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं। और यदि अपन कहें कि जो वो है वो कैसे रहे, संतुलन की अवस्था में रहें। संतुलन की अवस्था में तभी हो सकते हैं जब लगने वाले बलों के मान परस्पर समान एवं विपरीत हो जाएं। यदि परस्पर समान और विपरीत होगा तब तो संतुलन होगा, वरना संतुलन नहीं होगा। जब अपन परस्पर समान और विपरीत बोल रहे हैं तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक F1 है, इधर F2 है, लेकिन F1 और F2 परस्पर कैसे हैं, अपोजिट चिन्ह के हैं। यदि F1 प्लस का है तो F2 कैसे का होगा, माइनस का। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यही कहेंगे, संतुलन की अवस्था के लिए क्या होगा, जो दोनों बल लग रहे हैं उन दोनों का टोटल कैसा होना चाहिए, 0। कुल मिला के यदि बात संतुलन की हो रही है तो परिणामी बल का मान कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। या दूसरे रूप में आप ऐसे कहें कि ये दोनों बल बराबर तो होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से होने चाहिए, माइनस चिन्ह के साथ होने चाहिए। जैसे मैं इसको F1 नाम दे दूँ, इसको मैं F2 नाम दे दूँ, तो उस स्थिति में दोनों बराबर एवं विपरीत दिशा के होने चाहिए। तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूले में अपन केवल और केवल परिमाण की बात करेंगे, दिशा की बात नहीं करेंगे। यदि परिमाण की बात करी जाए उस टाइम अपन यहाँ क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह को हटा देंगे। अपना जो F1 है वो किस किस के मध्य में, 9e और Q के मध्य में लगने वाला बल है। F2 जो है वो Q और 4e के मध्य लगने वाला बल है। तो सबसे पहले अपन इनके मध्य में फॉर्मूला लगाते हैं, वो परिमाण के साथ लगाएंगे, दिशा के साथ नहीं लगा रहे हैं। तो अपना जो फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R²। तो F1 के लिए K रखा, Q1 अपना कितना है, 9e, Q2 अपना कितना है, Q अपॉन R² क्या है, उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। उन दोनों से मतलब कौन कौन है यहाँ पे, एक 9e है और एक Q है। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी बन रही है अपनी, x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर बराबर, वही F2 लगाएंगे। F2 किस किस के मध्य में लग रहा है, एक तो Q के मध्य में और एक 4e के मध्य में। Q और 4e के मध्य लगने वाला बल क्या, कौन सा कहला रहा है, F2 कहला रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सदिश नहीं ले रहा, इसकी दिशा नहीं ले रहा, उस वजह से इस माइनस को यहाँ से हटा रहा हूँ। अपन इनडायरेक्टली रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था तब बनेगी जब 9e के कारण लगने वाला 9e के कारण Q पर लगने वाला बल तथा 4e के कारण Q पर लगने वाला बल परस्पर कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। वही अपन निकाल रहे हैं, परस्पर अपन ने डायरेक्ट कैसा मान लिया, समान मान लिया। तो F2 जो होगा अपना क्या होगा, K। Q1 की जगह अपना कौन है, Q, और Q2 की जगह अपना कौन है, 4e अपॉन R² क्या होता है, उन दोनों के मध्य की दूरी। यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी बन रही है, R - x का
होल स्क्वायर। बस अपन को कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके अपन को आंसर निकालना है। अपन को क्या निकालना है, अपन को दूरी निकालनी है। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, तो अपन को वो कहाँ का आंसर निकालना है, वो दूरी निकालनी है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करें, के से तो अपना के कट गया, क्यू से अपना क्यू कट गया, ई से अपना ई कट गया। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो बचा क्या अपना 9/x² इज इक्वल टू 4/r-x। यदि मैं दोनों तरफ वर्गमूल r-x का होल स्क्वायर, यदि मैं दोनों तरफ वर्गमूल कर दूं तो अपन देखेंगे ये जो स्क्वायर है ये इसका भी वर्गमूल आसानी के साथ किया जा सकता है, इसका भी वर्गमूल आसानी के साथ किया जा सकता है, और ये स्क्वायर वाली राशियां जो है वो क्या है, हट जाएंगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, वर्गमूल करने पर तो यहाँ से क्या आएगा 3/x और यहाँ से क्या आ गया 2/r-x। इनका अपन क्या कर रहे हैं, वज्रगुणन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपना क्या मिलेगा 3r-x इज इक्वल टू 2 × x। ये क्या हो गया 3r-3x इज इक्वल टू 2x, 3r बराबर 5x, x बराबर 3/5। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो हमारी दूरी आ रही है, किसकी दूरी, जो आवेश रखा हुआ है ये, यहाँ से इसकी दूरी आ गई अपन को कितनी 3/5r। तो अपन उत्तर में कह सकते हैं कि यदि आवेश Q को 9e से 3/5r की दूरी पर रखा जाए तो निकाय कैसी अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, अपन को हो सकता है पर्सनली क्वेश्चन में इस तरीके से कह दे कि वो ये पूछे कि 4e से कितनी दूरी पर रखा जाए, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बस अपन को करना क्या है, हमको जब ये दूरी ज्ञात होगी क्या हम ये ज्ञात नहीं कर सकते, जब हमको x ज्ञात हो गया तो क्या हम r-x ज्ञात नहीं कर सकते। अपन को क्या करना है, r में से केवल और केवल क्या घटा देना है, x घटा देना है, 3/5r आ जाएगा। उस टाइम जो आंसर आएगा उसके लिए अपन कहेंगे अतः वह आवेश जिससे निकाय अतः 4e से इतनी दूरी पर जो अपना आंसर आएगा, आवेश को रखने पर निकाय कैसी अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। वो क्वेश्चन के पूछने के ऊपर है, फिलहाल क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ। उसने ये नहीं पूछा कि 9e से अपन को उत्तर ज्ञात करना है या 4e से अपन को उत्तर ज्ञात करना है। तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तो 9e के हिसाब से उत्तर दे दें, हम चाहे तो 4e के हिसाब से उत्तर दे दें। तो यहाँ पर अपन किसके हिसाब से दे रहे हैं, 9e के हिसाब से उत्तर देंगे। अपन कहेंगे अतः 9e आवेश से 3/5r की दूरी पर Q आवेश को रखा जाए तो निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा न्यूमेरिकल है, करने लायक न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैं बढ़िया न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ जो अपने एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं। बाकी मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, जो भी न्यूमेरिकल हम बोर्ड की क्लास में, हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, अपन एक न्यूमेरिकल करके चलें अभी तो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अपन क्या करेंगे, सारे ही न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हुए, कौन कौन से न्यूमेरिकल नहीं हुए। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। दो Q परिमाण, ये भी न्यूमेरिकल अच्छा है, काफ़ी बार आया हुआ न्यूमेरिकल है। के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर, देखो 9th और 10th न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तरीका दोनों का अलग अलग है, बस समझिएगा उनमें जो अंतर है।
स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। सुनिए, सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका। क्वेश्चन में अपना दे रखा है 2q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। अभी तक तो लगभग पिछली जैसी कहानी है। माना कोई बिंदु a है, कोई बिंदु b है। a पर भी कितने का आवेश रखा हुआ है, प्लस q का रखा हुआ है। b पर भी कितने का रखा हुआ है, प्लस q का रखा हुआ है। चूँकि दोनों धनावेश हैं तो धनावेशों के मध्य में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये चीज़ अपन को ध्यान देनी है। दोनों ही धनावेशों के मध्य में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उनके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच मतलब पहले तो अपन इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी मान लें, r मान लें। इनके बीचों बीच कहीं कोई एक ऐसा आवेश रखा जा रहा है, q नाम दे रखा उसने। उनके मध्य में q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय संतुलन की अवस्था में रहे। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों धनावेश हैं, इन दोनों धनावेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो कैसा, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। अब यदि निकाय को संतुलन की अवस्था में करना है, किसके लिए, इस q के लिए करना है। ध्यान देना, निकाय को संतुलन की अवस्था में, तो निकाय में तो आते हैं ये दोनों आवेश, और संतुलन यदि करना है तो उनको किन के सापेक्ष करेंगे, इन दोनों के सापेक्ष या इन दोनों के सापेक्ष। या ऐसे कहें अपन कि जो अपन ने a और b बिंदु पर आवेश लिए, उन दोनों के मध्य में कैसे आवेश हैं, धनावेश है, और धनावेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इनके बीचों बीच कोई इस प्रकार का आवेश रखा जाना चाहिए जो या तो a से या b से किस प्रकार का बल प्रदर्शित करे, आकर्षण का बल प्रदर्शित करे। तो a और b के मध्य लगने वाले दोनों आवेशों के मध्य बल तथा अन्य किसी पॉइंट जिसको अपन लोग ओ नाम दे देते हैं, ओ पर रखा जाने वाला आवेश पर लगने वाला बल की दिशा परस्पर कैसी होनी चाहिए, विपरीत जी। तभी तो निकाय जो होगा वो कैसा आएगा, संतुलन की अवस्था में आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जब निकाय के संतुलन की बात करी जाती है तो इन दोनों के पर लगने वाला प्रतिकर्षण का बल या तो इन दोनों के मध्य या इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण के बल के बराबर एवं विपरीत होना चाहिए। प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों की दिशा परस्पर विपरीत होगी तो ही निकाय कैसा आएगा, संतुलन की अवस्था में। तो अपन अपनी सुविधा के अनुसार मान लेते हैं, माना कैपिटल बिंदु ए पर रखे हुए आवेश कैपिटल Q से स्मॉल q की जो दूरी है वो कितनी है, x है। आते हैं संतुलन की अवस्था में। क्या कहेंगे, जो स्मॉल q है
पहले तो अपन कहेंगे कि पूरे के पूरे निकाय पर कितना बल लग रहा है, और निकाय में जो है वो कौन है, बिंदु ए और बिंदु बी हैं, जिन पर कितने कितने आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू आवेश रखे हुए हैं। तो इन पर जो बल लगेगा वो क्या, के क्यू इंटू क्यू, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर। ये दोनों जो है इनके मध्य में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। अब कोई बल इस प्रकार का हो जो कैसा हो, आकर्षण का हो। ये कहें क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर जो बल लगे वो कैसा हो, आकर्षण का हो, तभी तो दिशा बिल्कुल विपरीत चली जाएगी। और आकर्षण का तभी लग सकता है जब क्यू कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो एक तो अपन यहाँ से सोच सकते हैं कि क्यू का आंसर कैसा आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। ऊपर से जैसे अपन कहें कि ए के कारण बी पर लगने वाला बल, जो ए के कारण बी पर लगने वाला बल है उसकी डायरेक्शन ऐसे चली जाएगी। और यदि मैं क्यू को ऋणात्मक ले दूँ, ये क्यू, तो इसके कारण इस वाले प्लस क्यू पर लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। ये दोनों बल यदि परस्पर बराबर हो जाएं तो निकाय कैसा आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में। तो अपन यही करने वाला है। एक तो इन दोनों के बीच में बल निकाल दिया, इन दोनों के बीच में बल कितना आ गया, के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर। और एक दूसरा किन के, इन दोनों के बीच में अपन बल निकाल देंगे। ये क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। या अगर जैसे अपन कहते हैं वही वाली बात करते हैं कि निकाय संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, तो परस्पर समान या विपरीत। कैलकुलेशन के लिए अपन ऐसे कर लेते हैं, क्यू का आंसर अपना जो आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन क्यू का आंसर धनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि निकाय संतुलन की अवस्था में तभी होगी जब ये दोनों बलों का टोटल कितना आ जाए, 0 हो जाए। इन दोनों के बलों का टोटल आना, इसका मतलब क्या होता है, ये चिन्ह जो है वो कैसा, माइनस का। ये दूसरी अवस्था में सीधे मैंने ये स्टार्ट में ही अपन ने सॉल्व करवा लिया। इन दोनों के मध्य यदि प्रतिकर्षण है तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाना चाहिए, आकर्षण। इन दोनों के मध्य आकर्षण तभी हो सकता है जब क्यू कैसा आवेश का हो, ऋणात्मक आवेश का। तो क्यू को ऋणात्मक आवेश का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बल के हिसाब से लेके चलेंगे, उत्तर अपना आप क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यदि ये चिन्ह ना लेके चलते उत्तर धनात्मक आएगा। अपन को बोलना पड़ेगा इन दोनों की प्रकृति, इन दोनों के मध्य जो लग रहा है वो कौन सा, आकर्षण होने के कारण क्यों कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो जैसा कि अपना वो बल का जो फॉर्मेट होता है, निकाय में लगने वाले बलों का योग कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको दोनों को क्या कर दें, 0। एक चीज़ और देखो, पिछले वाले में वो 0 नहीं, ऋणात्मक चिन्ह का एक चीज़ और, अपन पिछले वाले में भी ऋणात्मक लिख सकते थे। इधर अपन अगर ऋणात्मक लेके चलते तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना आंसर क्या है, नेगेटिव प्राप्त होता है। यदि अपन को आंसर नेगेटिव है आता तो अपन कहते हैं दूरी ऋणात्मक, और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पर लिया भी नहीं गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया, अपन को जो निकालना है स्मॉल क्यू निकालना है। स्मॉल क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर और एक्स में एक संबंध है प्रश्न से, और वो प्रश्न में संबंध क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब अपन क्या कह सकते हैं, आर बराबर कितना, एक्स अपॉन 2। तो क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, क्यू अपना है ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही, तो अपना क्या आ जाएगा, आर की जगह अपन क्या रखेंगे, एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अपन को मिलेगा क्या, फिर माइनस चिन्ह अपना चल ही रहा है। क्यू बराबर कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4 विद माइनस चिन्ह। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो क्यू बराबर माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब जो होना चाहिए वो कैसा, 1/4 होना चाहिए। 1/4 होने के साथ साथ, सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ से गलत लेके चल रहा हूँ, अपना उत्तर भी गलत आ रहा है। ये देखो, ये चीज़ जो आर नहीं दे रखा, हमारा एक्स दे रखा है। एक्स जो है वो आर का आधा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि अपन को ज्ञात क्यू करना है, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू ज्ञात नहीं करना। तो अपन इसके लिए क्या कहेंगे, क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू अपॉन 4। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, जो हम आवेश ले रहे हैं यहाँ पर, वह आवेश बिंदु ए या बिंदु बी पर लिए गए आवेश का 1/4 होना चाहिए। 1/4 के साथ साथ विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए। यदि अपन शुरू से ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेके चलते, अपना आंसर धनात्मक आता, हम फिर भी कह के चलते कि क्यों ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि निकाय तभी
किस में आएगा, संतुलन की अवस्था में आएगा। ठीक है, ये मैंने आज आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाए हैं, इनको सॉल्व करिएगा एक बार अच्छे